हेलो, नमस्कार, आदाब और गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी कहें आप बोल रहे हैं भाई, आपका दिन है शुभ ही होगा। हाँ, और मैं आ चुका हूँ शो लेकर एक मुलाकात, मस्ती का अड्डा नहीं। जी हाँ, आप मुझे मस्ती का अड्डे के नाम से जानते हैं, बट आज मैं लेकर आया हूँ शो एक मुलाकात, क्योंकि एक मुलाकात में आज हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्वालियर में जिन्होंने पहली बार इतिहास रच दिया है। जी हाँ, मैं नाम बता दूंगा अभी, लेकिन उन्होंने सीए, भैया सीए का नाम सुना है, चार्टेड अकाउंटेंट, उसके एग्जाम होता है, उसमें रैंक, इंडिया रैंक जो है एयर ऑल इंडिया रैंक 38 मतलब हासिल किया है एग्जाम को क्लियर करके, और हम लोगों को बड़ी ही खुशी है इसी के साथ। और उनका नाम है भैया हार्दिक गुप्ता जी। अब तो सीए लगाना पड़ेगा, सीए हार्दिक गुप्ता जी। तो हार्दिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो पर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और इसी के साथ उनकी मम्मी भी बैठी हुई है हमारे साथ, जो मतलब कहते हैं ना कि बचपन में पहला टीचर माँ है, गुरु मतलब पहला गुरु माँ है, तो वो आज पहले गुरु हमारे साथ हैं। तो मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ भाई बहुत सारी बातें करूंगा, जो मतलब आप अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीए के लिए, तो ये बहुत अच्छा होने वाला है शो आपके लिए। सुनना मत भूलिएगा, या फिर कहीं छोड़कर मत जाइएगा, सुनते रहिएगा। लेकिन इससे सबसे पहले मतलब सब शो स्टार्ट करने से पहले मैं सबकी जर्नी जानता हूँ, कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि एक प्रिपरेशन मिलती है सबको, एक तैयारी करने का वो मिलता है वे, कि इसने ऐसे तैयारी की है, मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो स्टार्ट कैसे किया जर्नी भाई? स्टार्टिंग में तो सर मैं बताना चाहूंगा कि मेरा कॉमर्स में कोई जाने का था ही नहीं प्लान। हाँ, 10th क्लास तक मैंने यही सोचा था कि मैं आईआईटी करूंगा, और 10th क्लास में भी मैं फिटजी जाता था, कोचिंग जाता था, आईआईटी के लिए प्रिपेयर करता था। और लेकिन जब एक साल पूरा बीता 10th के बाद, मेरे को ऐसा लगा कि आईआईटी मेरे लिए नहीं बना है। हाँ, और फिर मैंने सोचा कि फादर का बिजनेस है और मेरे को फाइनेंस में इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि कॉमर्स ही लेना सही रहेगा, क्योंकि आईआईटी तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो उसके बाद मैंने 11th में अपना कॉमर्स लिया था। उसके बाद 11th गया, 12th गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कॉमर्स है, दो फील्ड मिल सकती हैं, या तो आप सीए कर लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लीजिए, या फिर आप एमबीए कर लीजिए, बीकॉम और एमबीए। तो मैंने सोचा ज्यादा चैलेंजिंग तो यही रहेगा अपना सीए, तो यही चूज करते हैं। तो स्टार्टिंग ऐसे ही हुई थी, मैंने इसमें ज्यादा थॉट नहीं दिया था, और मैंने स्टार्ट कर दिया विदाउट एनी गाइडेंस। अरे वाह। और मतलब भैया बोल रहे हैं कि आईआईटी नहीं निकाल पाते, लेकिन अभी जो रैंक देखी है, देखकर लग रहा है आईआईटी भी बड़ा इजीली क्लियर हो जाता। इसी के साथ अगला सवाल करना चाहूंगा भाई, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो तैयारी करते हैं लेकिन रह जाते हैं, हर बार उनका कुछ मार्क्स से रह जाता है, या फिर कभी कभी लंबे फासले भी आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए उनको? उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि जो उनकी वीकनेसेस हैं उन पे उन्हें बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। और मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ जो रह जाते हैं कुछ नंबरों से। मेरे को तो थैंक गॉड अपना फेलियर फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन मैं बार बार यही सोचता था जब तक रिजल्ट नहीं आया कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा। क्योंकि मैंने भगवान जी के सामने भी यही बोला कि मैं फेल हो गया तो मेरे को नहीं मालूम मैं क्या कर पाऊंगा, प्लीज पास करा देना। तो मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था अगर फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन अब जो जिनको इसका सामना करना पड़ रहा है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अपनी वीकनेसेस देखिए और स्ट्रेंथ्स देखिए। स्ट्रेंथ पे फोकस करना पड़ेगा आपको, आपके कोर सब्जेक्ट जो हैं, जो आपको लगता है कि मोस्ट स्कोरिंग है, जैसे कि इसमें दो सब्जेक्ट मेनली ज्यादा स्कोरिंग रहते हैं, इसमें ग्रुप्स रहते हैं। तो पहले ग्रुप में एएफएम हमारा सब्जेक्ट है, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वो स्कोरिंग रहता है। और सेकंड सब्जेक्ट में हमारे सेकंड ग्रुप में आईडीटी रहता है, इनडायरेक्ट टैक्स, तो स्कोरिंग रहता है। तो मेरे हिसाब से उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए बच्चों को, जिससे कि वो ज्यादा स्कोर कर पाए और अपना ओवरऑल ग्रुप्स निकाल पाए, ओवरऑल सीए बन पाए। वेरी गुड। और इसी के साथ भैया आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पता चल गई होगी, थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा, लेकिन मैं और भी सवाल करूंगा आपके लिए, चिंता मत कीजिए, और भी बातें और भी गहराई से जानेंगे, जिससे आप भैया आप भी क्लियर कर लें, कुछ एयर रैंक नहीं तो कम से कम क्लियर ही कर लें। लेकिन अगला सवाल जो भाई मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई सीए के लिए प्रिपरेशन के लिए आना चाहता है, समझ नहीं आता क्या पढ़ाई करूं क्या ना करूं, उनके लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? सीए में आने के लिए दो रूट है हमारे पास। एक हमारा डायरेक्ट रूट है और दूसरा हमारा फाउंडेशन लेवल रूट है।
तो फाउंडेशन लेवल में क्या होता है कि जैसे ही आपने 12th निकाला तो मेजरली 12th का सिलेबस रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। तो नेक्स्ट उसी ईयर में, जैसे आपने अगर मार्च में 12th दिया है तो अक्टूबर नवंबर में अराउंड आपके एग्जाम होते हैं एंट्रेंस के सीए के। तो सिलेबस लगभग सेम रहता है, आप कोचिंग लेके या फिर सेल्फ स्टडी करके उसको निकाल सकते हैं। अरे वाह। हाँ, और दूसरा रूट हमारा रहता है इसमें डायरेक्ट एंट्री। हाँ, उसमें ये होता है कि आपने अगर कहीं से भी ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है, 3 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली एग्जाम्प्ट हैं फाउंडेशन देने से, तो आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है। तो आप सेकंड लेवल पे जा सकते हो अगर आपने ग्रेजुएशन की है, फिर आप सीधा इंटरमीडिएट के लिए पढ़ाई करेंगे। अरे वाह। हाँ, और अब जान गए हो कि भैया स्टार्टिंग कैसे करना है और प्रिपरेशन कैसे करना है। 2 चीज़ें आपकी मैंने क्लियर करवा दी, लेकिन अभी भी बहुत सारे मन में सवाल होंगे आपके, जिनको मैं धीरे धीरे क्लियर कराऊंगा। भाई सवाल आपके हैं, जवाब हार्दिक भाई देंगे अपने। इसी के साथ मैम, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा, आप भी डांटते होंगे जब ये पढ़ते नहीं होंगे? जी, मुझे भगवान की कृपा से कभी इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे डांटना पड़ा, बल्कि मैंने ये कहा कि बेटा बंद कर दो पढ़ाई। 15-15 घंटा बच्चा पढ़ रहा है तो हम तो उसको देख के ही लगता था कि थोड़े बेटा आराम कर लो। तो ये कहने उसके रूम में जाती थी और ये बोलता था, मम्मी अभी मेरी तपस्या चल रही है, इसमें आप सपोर्ट करो मुझे। और बिल्कुल जैसा कि बताते हैं, पहला टीचर माँ होती है और उन्होंने बिल्कुल सही सपोर्ट किया अपने बच्चे का, ज्यादा भी नहीं पढ़ने दिया। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। एक समय सर इसमें ऐसा आया था, जब मेरी स्टडीज एग्जाम टाइम चल रहा था। तो एग्जाम टाइम में हमारे में जैसे 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो एक दिन का ही गैप मिलता है। तो एक दिन छोड़ एक दिन होते हैं पेपर, तो 1.5 दिन लगभग हमें मिलता है नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तो उस 1.5 दिन में हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, एक भी मिनट। तो जब मैं पढ़ता था और रिवीजन करता रहता था तो सिलेबस करना बहुत कठिन होता था उस 1.5 दिन में। तो मैं जब रात में सोता था तो मेरे को नींद नहीं आती थी, तो मैं लेटे लेटे बस रिवाइज करता रहता था, मुंह से बोल बोल के। तो एक दिन क्या हुआ कि माँ मेरे को देखने आई कि सो रहा है कि नहीं सो रहा, कि जग रहा है अभी तक। तो मैं बड़बड़ा रहा हूँ नींद में लेटा लेटा, तो मम्मी को तो लगा कि इसको कुछ हो गया है कि ये पागल ना हो जाए। तो फिर मम्मी फिर वहीं बगल में लेट गई और फिर मेरे को बोला कि तू सो जा, बड़बड़ाना बंद कर। तो फिर 2-4 एग्जाम रह गए थे, तो 2-4 एग्जाम तक मम्मी बगल में ही लेटी, क्योंकि मैं नींद में बड़बड़ाता रहता था कि वही चलता था क्योंकि माइंड में। अरे वाह, और बिल्कुल सही, बहुत सही सपोर्ट किया। जब फैमिली सपोर्टिव हो तो भाई कुछ भी कर सकता है कोई भी। पढ़ाई में तो ज्यादातर लोग सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन कहीं कहीं बात आ जाती है, आर्ट फील्ड में हो तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके मम्मी पापा भी मान जाएंगे। लेकिन सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीए पे मेन टॉपिक पे आते हैं, आपके सीए वाले पे आप भी चाहते हैं ऑल इंडिया रैंक अचीव करना, है ना? तो मतलब स्ट्रेटेजी तो जान ली और जाएंगे कैसे वो भी जान लिया, लेकिन ऑल इंडिया रैंक अचीव करने के लिए क्या करना रहेगा भाई, वो जानना चाहता हूँ आपसे। सर, ऑल इंडिया रैंक के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई नहीं ला सकता। मेरे को खुद नहीं मालूम था कि मैं ला सकता हूँ रैंक। मैं बस यही सोचता था कि पास हो जाऊं। आखिरी समय तक 3 साल में पढ़ता रहा, फाइनल का कोर्स पढ़ता रहा, लेकिन आखिरी समय तक आते आते मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को रैंक लानी है। दूसरों को देखता था तो मेरे को लगता जरूर था, मैं उनके इंटरव्यू देखता था, ऑल इंडिया रैंक 1 आते थे, 2 आते थे, तो उनके इंटरव्यू आते थे, मैं देखता था उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी, वो बताते थे। तो अच्छा लगता था बहुत, लेकिन खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था। लेकिन जब मैं स्टडीज करता गया तो नजदीक जैसे जैसे एग्जाम आते गए तो मेरे को थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस लगने लगा कि काश शायद मैं भी निकाल सकता हूँ, मैं भी रैंक स्कोर कर सकता हूँ। इसमें एक्चुअली ऑल इंडिया 50 रैंक तक ही अलॉट करते हैं। अरे वाह। हाँ, तो उसके बाद अलॉट नहीं करते हैं। तो मैं यही सोचता था कि अगर आ गई तो अपनी लाइफ सेट है, क्योंकि किसी को आगे बताने में भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ग्वालियर में शायद रैंक नहीं आई है अभी तक, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करी। अरे वाह। साथ ही में पढ़ाई तो सर पूरी करनी पड़ेगी, आपको झोंकना पड़ेगा अपने आप को उसके अंदर। 14 से 15 घंटे में डेली पढ़ा करता था। 4 बजे उठता था सुबह और रात के 12 बजे सोने बैठता था। मतलब 5 घंटे से ज्यादा तो सर मैंने नींद कभी नहीं ली अपने पूरे आखिरी 6 से 7 महीने में। अरे वाह। हाँ।
और बहुत से लोग कहते हैं ना, जैसे आपके घर वाले भी कभी कभी ताने देते होंगे कि कुछ बड़ा करना है तो नींद त्यागनी पड़ेगी, बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। तो जैसा कि बिल्कुल सही बोलते हैं भैया, हमारे सामने एग्जाम्पल भी आ जाते हैं जब, अब तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर अब भी आप सोते रहते हैं तो छोड़ दीजिएगा अपनी थोड़ी नींद क्योंकि तभी कुछ अचीव कर पाएंगे। लेकिन भाई अगला सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे कुछ भी मतलब स्टडी कर रहे हैं तो सिटिंग बहुत मेन होती है। एक सिटिंग आपके अकॉर्डिंग कितनी सिटिंग अप्रोप्रिएट है? सर मैं अपना बताऊं तो शुरू के महीनों में मैं इतना स्टडी नहीं दे पाता था। 6 से 7 घंटे में पढ़ पाता था, उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ पाता था। आखिरी 6 महीने मैंने छुट्टी ली थी स्टडी लीव्स के लिए, तो 2-3 महीने तो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ पाया। मैंने मूवी भी देखी बीच बीच में, वेब सीरीज भी देखी। एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई थी अक्टूबर अराउंड में, तो 15 दिन मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने बुक्स भी नहीं खोली 15 दिन। हाँ, तो लेकिन जब वो 15 दिन बीत गए तो मेरे को बहुत दुख हुआ इस बात का कि मैंने 15 दिन गंवा दिए, वो वापस नहीं आने वाले। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अगर अब कुछ भी होगा तो अपना स्टडीज नहीं छोड़नी है। तो उसके बाद धीरे धीरे, इसके बाद सर पिछले अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था 26 दिसंबर को। तो सर बाकी बच्चों को देख के मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन आया कि ये इतना निकाल सकते हैं तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो उससे पहले तक तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद से फिर मैंने ज्यादा पढ़ना चालू किया। अरे वाह। फिर मैंने 14 घंटे दिए, 15 घंटे दिए पढ़ाई में। और सिटिंग सर ऐसी हो गई थी कि एक तो मैंने कुर्सी भी तोड़ दी एक कुर्सी तोड़ दी, बेड पे पड़ता था तो बेड ऐसा पिचक गया सर, इतना मोटा था इतना रह गया एक साइड से। तो फिर उसको दूसरी तरफ से पलट के रखा तो फिर दूसरी कुर्सी मंगाई पढ़ने के लिए। फिर दूसरा सर ऐसा था कि पढ़ाई करते करते सर एक बार और फिर मेरे को बुखार आया। जैन के अराउंड में आया था। तो इस बार सर मैंने सोच लिया था कि अब नहीं मेरे को टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि आप अगर उसमें अगर अपना टाइम दे दो और आप अपना कुछ सब कुछ छोड़ के अगर वही सोच रहे हो बुखार है तो फिर बुखार आपका जाने ही नहीं वाला। बिल्कुल सही बात है, बीमारी आपकी जाने ही नहीं वाली। तो मैंने उस बार नहीं छोड़ी पढ़ाई, और बुखार चढ़ा था मेरे को 102, 102, 103। तब भी मैं बैठा था टेबल पे और पढ़ रहा था। और माँ मेरे को काढ़ा बना के देती थी, मैं काढ़ा पीता रहता था दिन भर 2-3 बार। चाय देती थी मम्मी, चाय पीता रहता था। तो वो बुखार ऐसा था, फिर वो 4-5 दिन में चला गया उस बार और पढ़ाई भी नहीं रुकी मेरी। 15 दिन रहा था और इस बार 4 ही दिन में चला गया। उसने बोला यहाँ पे हमको कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरा इसमें सर ये भी है कि आपको हेल्थ तो बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि बुखार आया तो फिर आप गए। तो माँ ने उसके बाद से मेरे को पूरे 2-4 महीने संतरे का जूस, एक छोटी मशीन ले ली थी 300-400 रुपए की, ऑनलाइन आई थी। तो पापा संतरे की पेटी ले आते थे थोक में, तो संतरे का जूस निकाल के मम्मी उसमें से मशीन से पिलाती थी मेरे को डेली, मतलब विदाउट एनी डाउट। और एक नारियल पानी। तो अब इम्यूनिटी ऐसी हो गई थी कि मेरे को उसके बाद बुखार ही नहीं आया और अभी तक नहीं आया, थैंक गॉड। अब जब आए तो आए, अब अरे नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। और जैसा कि कहते हैं कि माँ सबसे अच्छा ख्याल रखती है अपने बच्चे का, कोई नहीं रख सकता उनसे अच्छा, और हमें ये देखने को भी मिल गया भैया। लेकिन इसके बाद एक और बात होती है भाई, आर्टिकलशिप और होती है एक चीज, जरूर है ना। उसके बीच में स्टडी को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। सही बात। आपने कैसे मेंटेन किया? इसमें 3 साल की सर आर्टिकलशिप जो रहता है, तो शुरू के 6 महीने तो सर मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। ठीक है, मैं आर्टिकलशिप में जाता था, बाहर जाना पड़ता है इसमें। तो हमारा ऑडिट का ज्यादा डोमेन था, तो उसमें आउट स्टेशन जाना पड़ता है बाहर। जैसे हम गए, कहीं भोपाल जाना पड़ा, कहीं मुंबई जाना पड़ा, कहीं इंदौर जाना पड़ा, कहीं जबलपुर जाना पड़ा, या फिर छोटे छोटे जिलों में भी जाना पड़ा, तहसीलों में भी जाना पड़ा। तो एक समय ऐसा आ गया था कि मैंने मतलब आधे जिले घूम लिए एमपी के और मेजर टूरिस्ट स्पॉट भी कवर कर लिए साथ साथ में। तो ऑडिट पीरियड में सर मेरे 3 साल में मैं 1.5 साल बाहर रहूंगा। अरे वाह। तो जितने पीरियड में बाहर रहा तो स्टडीज तो ना के बराबर ही हो पाई। कहीं कहीं मेरे को टाइम मिला तो मैंने लेक्चर्स देखे, और इस वजह से स्पेशली मेरे लेक्चर्स बहुत पीछे रह गए थे। हाँ, स्टडीज बहुत पीछे रह गई थी, क्योंकि बाहर पढ़ाई नहीं हो पाती। बिल्कुल सही। साथ में हमारे साथी होते हैं, सबको मजे करने होते हैं। अगर शाम का समय हुआ, दिन भर थके हारे आए, बाहर किसी दूसरे शहर में आप, तो उनको लगता है कि घूमें थोड़ा, एंजॉय करें। तो पढ़ाई बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन कभी कभी हमने उसमें भी पढ़ा
हाँ। और उसके बाद जब थोड़ा कम किया हमने बाहर जाना, फिर हम जब ऑफिस में रहते थे तो 6-7-8 घंटे ऑफिस जैसे रहता था, तो सुबह मैं पढ़ के जाता था 2-3 घंटा, शाम में आके फिर 2-3 घंटा पढ़ता था। तो ऐसे आर्टिकलशिप के साथ मैनेज किया। अरे वाह। और ये सब मैनेज करके चलना ही वही जिंदगी का हुनर है। अगर आपको मैनेज करना नहीं आता तो आपकी गाड़ी भी पटरी से उतर ही जाएगी। तो उतरने के मैं बचाने लिए बैठा हूँ ना जनाब, आपके लिए इतने सारे मेहमान लेकर आता हूँ, हर चीज़ के लिए मेहमान लेकर आता हूँ। और आपकी सीए की प्रिपरेशन भी अब मैंने करा दी भाई, अब मुझे गिफ्ट तो बनता ही है। साथ में एक हार्दिक भाई को भी गिफ्ट बनता है, क्योंकि उन्होंने भी आपको मतलब बहुत सारी बातें बता दी हैं, बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं जो आपके बहुत सारे काम आएंगे आपकी इस सीए की प्रिपरेशन में। अगर नहीं भी है आपके बच्चे को कराना है तो आप समझ ही गए होगे क्या वे है, क्या रास्ता रहने वाला है। लेकिन बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सब कुछ जान लिया। जाते जाते आप ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगे? सर ग्वालियर को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आगे बढ़ते रहें, जुनून लाइए अपने अंदर और बस आगे बढ़ते रहिए, सफलता को चूमिए। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनको भी यही कहना चाहूंगा कि अपना बेस्ट दीजिए, और जिससे कि आपके मम्मी पापा को खुशी मिले तो उसमें आपकी भी खुशी होगी। और बिल्कुल सही मैसेज दिया भैया, आगे बढ़ते रहिए। समझ गए होगे आप, प्रिपरेशन भी बता दी है, सब कुछ बता दिया है, बस नींद छोड़ दीजिए, थोड़ा टेंशन और आलस को छोड़ दीजिए और आप जरूर आगे बढ़ जाएंगे। और इसी के साथ ये थे हमारे आज के खास मेहमान सीए हार्दिक गुप्ता जी। अगले हफ्ते फिर होगी एक नए मेहमान से मुलाकात, तब तक कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। बाय बाय, थैंक यू ग्वालियर।